नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। आप सभी के लिए थर्ड सेमेस्टर का वैसे सारे सब्जेक्ट जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं कहाँ पर है तो मैं उनको बता देता हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो बना हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे ना, जहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके नीचे डॉट डॉट बना होगा, उस पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जो सामाजिक अध्ययन का थर्ड सेमेस्टर का मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है, प्रीवियस पेपर भी करा रखा है, मैथ मतलब कि एक तरह से जो आपका मैराथन है वो अभी ले लिया हूँ मैं। तो आप देखिएगा, इसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में आके आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फाइल में जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए मैथ, तो मैथ भी इसके पहले मैं कई बार पढ़ा रखा हूँ। मैराथन प्लस प्रीवियस ईयर पेपर दो तीन तीन बार, है ना, एक ही सेट में पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, अलग अलग भी प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा रखा हूँ 2016 से 2021 तक का। तो आप उसको देख सकते हैं। मैथ का जानदार वीडियो आपको कभी भी, यह वीडियो जो मैं पढ़ा रखा हूँ यह बेसिक वाला डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, आपको यूपी टेट सुपर टेट में भी हेल्प करेगा। इसके बाद आपका साइंस का भी मैंने खत्म कर रखा है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर भी खत्म कर रखा है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस भी खत्म कर रखा है, बेसिक से भी, मैराथन भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी। तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, वहाँ से देख लीजिए। यह वीडियो इस आज का जो है लेक्चर होगा जो मैथ का आपका, यह 1 शॉर्ट होगा, यानी कि आप समझ लीजिए कि आपके जो 20 के 20 चैप्टर हैं वो लगभग 1 से 1.5 घंटे में मैं वह चीज़ बताने का प्रयास करूँगा जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। समझ के रखना है इस चीज़ को कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इस चीज़ को बिना पढ़े, इस चीज़ को बिना देखे मैं निकाल ही नहीं सकता डीएलएड। वैसे बहुत हुआ नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, थोड़ी सी स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। तो आप चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहला चैप्टर है अनुपात, समानुपात, अनुलोम, प्रतिलोम। तो इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसे कि कभी आ जाता है क्वेश्चन की मध्यानुपात बताइए, मध्यानुपात बताइए। जो बच्चे पढ़े हैं सारे बच्चे, उनके लिए ध्यान सुनिएगा, मध्यानुपात बताइए। तो मध्यानुपात बताइए, जैसे 2 वैल्यू दे देगा, मान लीजिए कि आपको दे दिया 2, 4 और 8 का मध्यानुपात बताइए। मध्यानुपात क्या होगा, इनका मध्यानुपात बताइए, है ना। या फिर ये भी दे देगा 3 नहीं देगा, 2 और 4 का, 2 और 4 का मध्यानुपात बताइए। मध्यानुपात क्या होता है। या फिर बोलेगा तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए। किसका तृतीय अनुपात बताइए आप, 2 और 4 का, 2 और 4 का तृतीय अनुपात बताइए। समझ रहे हैं ना। तृतीय अनुपात बताइए क्या होगा, तृतीय अनुपात इसका क्या होगा आपको ये बताना है। 2, 4 और 6 का मान लीजिए, तृतीय अनुपात बताइए क्या होगा। यह पहली वैल्यू है, यह दूसरी है, यह चौथी है। तो तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तृतीय अनुपात आपको बता रहा है। या फिर बोलेगा चतुर्था अनुपात बताइए, चतुर्था अनुपात बताइए क्या होगा, चतुर्था अनुपात क्या होगा। तो 2 हम लोग वही वैल्यू ले लेते हैं, 2, 10 और 20 ले लेते हैं। इसमें आपको चतुर्था अनुपात बताने के लिए बोल दिया। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि भाई बताइए कि अगर कोई वैल्यू दिया है अनुपात में यक्स संबंधे 2 समानुपाते 10 संबंधे 20, तो इसमें यक्स का वैल्यू बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसा भी आ सकता है आपको, यक्स संबंधे यक्स समानुपाते 100 और अनुपाते 200, तो इसमें बताइए यक्स का मान क्या होगा। तो यह भी आपको पूछ सकता है। तो आपको ध्यान से सारी चीज़ें करनी। यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, जिससे आपको आसानी होगा, ठीक है ना। यह मैंने लिख लिया। तो आपको इसमें यक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगा। देखिए पहले मध्यानुपात जब भी पूछता है तो मध्यानुपात के लिए 2 अनुपाते पहले ऐसे लिख लेना आप, 2 मध्यानुपात यक्स, फिर ये 4 ऐसे लिख लेना है। तो आपको यहाँ पे यह देखना है कि यह अनुपात में होगा या समानुपात में होगा, फिर यह अनुपात में होगा। यानी कि 2/x मध्यानुपात पूछा था तो मध्यानुपात नीचे आ गया और यह मध्यानुपात यह वाला 1 ऊपर है। तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर होगा, और 4 दूना क्रॉस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2। जब रूट ले लेंगे तो यह चीज़ें आपके सामने निकल के आएगा। ये चीज़ें दिमाग में रखना है, मध्यानुपात ऐसे निकालते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए तो तृतीय अनुपात देखते हैं बच्चों। देखिए तृतीय अनुपात में क्या करेगा, 2:4 दिया है और संबंधे तृतीय अनुपात यानी यक्स बताना है आपको। इस बार यक्स बताना है, अनुपाते 6 है। तो बताइए चौथा अनुपात भी दिया है, दूसरा भी दिया है, पहला भी दिया है, यक्स बता दीजिए। 2/4 बराबर यक्स/6, इसको इधर कर दीजिए। तो 2 × 6/4 बराबर यक्स की वैल्यू आ गया। 2 दूनी 4, 2 से 2 गया, 2 3 6, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम क्योंकि रिवाइज करा रहे हैं, एक वीडियो में आपको खत्म करेंगे पूरा का पूरा मैथ, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ाएंगे हम, क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हैं तो भी 16, 17, 18 नंबर आपका आ सकता है।
आसानी से। मैं वो चीज़ बताने का प्रयास करूँगा पूरा। अब इसके बाद चतुर्थानुपात देखिए, 2 संबंधे 10 समानुपाते 20 संबंधे x, यह चतुर्थानुपात हो गया। तो इसमें क्या करना है, 2/10 बराबर 20/x, तो क्रॉस करेंगे तो ये इधर या फिर इसको इधर कर दीजिए, x को इधर कर दीजिए, यह पूरा उधर जाके पलट जाएगा। तो x इधर आ गया और ये वाला उधर जाके पलटी मारेगा, यानी 20, ये 10 ऊपर हो जाएगा और ये 2 नीचे हो जाएगा। 2 से 10 बार में यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गया। तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। यह चतुर्थानुपात की कहानी थी। अब आ जाते हैं जो दिया है x की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए दिया है, तो x संबंधे 2 समानुपाते 10 संबंधे 20। तो इसको कैसे करेंगे, x/2 बराबर 10/20, 0 0 से गया, 2 2 से गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। तो ऐसे करने हैं आपको, और थोड़ा सा लिखने के तरीका पे भी ध्यान देना है अपने, किस प्रकार से आप लिख रहे हो, नंबर x कैसे बना रहे हो, n कैसे बना रहे हो, ये सब ध्यान देना है। इसमें देखिएगा x/x है बराबर 400/100, 400/100। इसमें x/x नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे कुछ हमने गलत कर दिया है ना, हो सकता है यहाँ पे कोई वैल्यू, मान लो कोई वैल्यू रहा हो, कटेगा नहीं, मतलब मान लो 10 ही है, तो ऐसे ही समझ लो इसको भाई कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे 100 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे x हो गया, इसको गुणा करा दीजिए, x², इसको इधर कर देंगे तो 4 के आगे 4 0, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 400, रूट में 400। तो इसमें से 2 0 वाला निकलेगा और एक 2 निकल जाएगा, पेयर बनेगा तो 200 बाहर आ जाएगा, यानी कि 200 का स्क्वायर करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर पे। बस इतना ही करना है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी हैं, लेकिन मैंने जितना आपको बताया ना स्टार्टिंग में ही कि मैं वो चीज़ बताऊंगा आज आपको, जो चीज़ें आपको करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। और अगली बात, आपको एक एक चीज़ देखना है, एक एक क्वेश्चन देखना है, तो आपको प्लेलिस्ट में आना है और एक एक क्वेश्चन को देख जाना है ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। चलिए हम आ जाते हैं, देखिए वर्ड प्रॉब्लम भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम मैं स्किप कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आप उसमें देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया, रमेश ने 80 में 2 किलोग्राम सेब बेचा, यह बहुत बार पूछा है। मोहन ने 5 किलोग्राम सेब 200 में बेचा, तो बताइए दोनों का मूल्य जो है समान है कि नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब आ जाइए घातांक, दूसरा है घातांक की अवधारणा क्या होता है। इसमें मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले। घातांक के कुछ फार्मूला मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ फटाफट, उसको देखिएगा ध्यान से, है ना। जैसे कि आ गया आपका a के पावर में n के पावर में m, तो इसका मतलब होता है a के पावर में n m, ठीक है ना। तो इसमें एक आप बच्चे जो गलती करते हैं, a के पावर में 2 के पावर में अगर 3 रहता है तो इसका मतलब होता है 2 के पावर में 3 है तो 2 के पावर में 6 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 64 होता है। लेकिन अगर यह चीज़ें ऐसे दिया है ना, 2 के पावर में 3, ये ऐसे दिया है, बाहर खोल कर दिया है ओपन करके 2 के पावर में, तो पहले 2 के पावर पर 3 निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब यहाँ पे 2 के पावर में 8 होगा, यानी यहाँ पे आएगा 256, ठीक है। दोनों में अंतर है बच्चा, ध्यान रखना है। अगर a के पावर में n है गुणे a के पावर में m है, तो अगर पावर समान है तो a के पावर में n प्लस m हो जाएगा। a के पावर में n है, डिवाइड है a के पावर में m, अगर बेस समान है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। 0 के पावर में कोई भी नंबर रहे हमेशा 0 आएगा, अगर 1 के पावर में 0 आ जाए, -1 के पावर में 0 आ जाए, 100 के पावर में 0 आ जाए, दुनिया भर का कोई भी नंबर है उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगर कोई वैल्यू ऐसा दे देता है आपको, a के पावर में n गुणे b के पावर में n, अब इस बार बेस अलग है, पावर समान है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बेस है उसका मल्टीप्लाई करके पावर में n लगा दोगे, ठीक है। अगर कोई वैल्यू ऐसा आ जाता है a/b, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है पावर में, तो आप क्या करोगे, a/b लिख के पावर में n लगा दोगे, बस। समझ में आ रहा है ना चीज़ें, तो ऐसे कर देंगे। देखिए अगर a के पावर में -n है, अगर यहाँ पे a के पावर में -m है, तो आप इसको माइनस को प्लस में बदलने के लिए सबसे पहले जुगाड़ लगाएंगे, a के पावर में m ऊपर कर देंगे, a के पावर n नीचे करेंगे, दोनों का मान सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस का ऊपर नीचे यानी कि रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है ना। चलिए 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मैं उसी को बताऊंगा सिर्फ, और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं इस बार मैं बताने वाला हूँ, आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि देखिए समय लिमिटेड है हमारे पास, हमको 1 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन कराना है हर चैप्टर को, तो सावधानी के साथ। और रही बात बेसिक क्लासेस, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको करा दिया गया है। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जो हर बार पूछने का, या मैं दावा करता हूँ कि हर बार पूछ लेता है। जैसे -1 के पावर में 49 इंटू -1 के पावर में भागे है, भागा -1 के पावर 25, इसकी वैल्यू बता दीजिए। कभी कभी ये पूछ लेगा आपसे कि भाई 4 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणे 4 का स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है,
तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ 4 के पार्ट 4/9। ये भी बहुत बार पूछा है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। 4/9 के पावर में 4 भागे 4/9 के पावर में 5, ठीक है ना। यह क्वेश्चन शायद हम समझ लिए थे गलत था, लेकिन सही है क्वेश्चन। कुछ भी क्वेश्चन दिया रहा है, क्वेश्चन हमेशा सही होता है। देखिए -1 के पावर में 49 डिवाइड बाई -1 के पावर 25। बच्चों रोको मत, ना कुछ पूछो, बस आप देखते चलो। वीडियो को शेयर कर दो। अगर एक बार मैं ब्रेक ले लेता हूँ 2 मिनट 1 सेकंड का, तो आप फटाफट शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन बच्चों को भी यहाँ पर निमंत्रण मिल जाए जो कुछ नहीं जानते। देखिए -1 के पावर में 49 है, तो 49 एक विषम संख्या है। जब भी किसी माइनस के पावर में विषम संख्या होता है तो उसकी वैल्यू माइनस में ही होता है। और भागा है -1 के पावर 25, ये भी विषम संख्या है। तो देखिए -1 के पावर 49 है, तो यहाँ पर -1 ही रहेगा। यहाँ पर -1 के पावर 25 है, तो -1 ही रहेगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यह पावर में विषम संख्या है ना। तो पावर में अगर विषम संख्या होता है, अंदर माइनस होता है, तो हमेशा वैल्यू माइनस में ही आता है। यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करिए। 4 गुणे 5 के पावर 2, तो 5 × 5 = 25 गुणे 4, प्लस में 5 गुणे 4 के पावर 2, यानी 5 गुणे 4 × 4 = 16, तो 25 × 4 = 100 और प्लस में 16 × 5 = 80, निकल के आ गया 180 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4/3, 4/9 के पावर में 3 और 4/9 के पावर में 4 डिवाइड बाई 4/9 के पावर में 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए 4/9 के पावर में 3 है और गुणे 4/9 के पावर में क्या है 4 है, डिवाइड बाई 4/9 के पावर में 5 है। तो क्या करेंगे भाई, देखिए बेस समान है सबका, बेस यह, बेस यह, बेस यह, लेकिन यहाँ पे गुणा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे पावर को, यहाँ भागा है तो इसको माइनस कर देंगे पूरे में से, यानी 4/9 बेस समान है। तो फार्मूला 3 + 4, क्योंकि हमको पता है 3 और +4 वाला गुणा में है और ये भागा में है, तो ये माइनस कर देंगे। तो 4 × 3 = 7, यानी 4/9 के पावर में 7 माइनस में 5 कितना आ जाएगा। 4/9 के पावर में 7 में से 5 गया 2, ये आपका उत्तर होगा, यानी 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 बटे के 9 × 9 = 81, आपका यह उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तीसरा चैप्टर देखिए क्या है बच्चों। तीसरा चैप्टर है, तीसरा तो हो गया ना, एक छूट रहा है क्या यार, कौन सा छोड़ दिया मैंने। अच्छा ये इकाई तीसरा ही था बच्चों, ये तीसरा था। दूसरा क्या था, दूसरा समानुपात अनुपात वाला था, तो हो गया ना। मतलब दूसरा और पहला दोनों समानुपात अनुपात वाला था, तो हमने बता दिया है ना बच्चों। तो आप इसको कर लेंगे, बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आने वाले हैं। तीसरा चौथे चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। चौथा चैप्टर क्या है आपका, चौथा चैप्टर है बच्चों पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का धनात्मक आधार यानी घातांक रूप में लिखना। वही चीज़ है, सेम घातांक वाला ही है। तो कुछ क्वेश्चन हम इसमें ले लेते हैं आपको। देखिए बेसिक तो हमने करा दिया बच्चों, बेसिक से अब कराने का टाइम नहीं है ना, तो अब आपको 10 से 15 दिन में वो चीज़ें करनी है। अब इसको इतना 10 से 15 दिन में शेयर कर दीजिए बच्चों। 2 से 3 बार अगर जो बच्चा इसको देख लेगा ना, या फिर इतना देख लेगा जो बच्चा ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो शायद उसका 16-17 नंबर इतने में से ही आएगा, निश्चित आएगा। देखना आप खुद आगे बोलोगे कि सर यही इसी में से यही क्वेश्चन ही आया था। देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, इसमें यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 7/9 के पावर में 2 डिवाइड बाई 14/3, 14/3 का स्क्वायर, यह बहुत बार पूछा गया है। तो अब इसको सॉल्व करके बताइए हमको फटाफट। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 3/5 के पावर में 0, प्लस में जो बच्चे प्रीवियस सॉल्व किए होंगे ना उनको पता होगा, प्लस में 3/2 के पावर में 2, पूरा के डिवाइड में, पूरा का डिवाइड किया गया है 7/5 के पावर में 2। हम सोचे थे ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे भी 3/2 होना चाहिए, 3/5 होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन सही है बच्चों, क्वेश्चन सही है। देखिए एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछ लेता है, बहुत बार पूछा गया है। 8 के पावर में 5 - 5 की वैल्यू बता दो। 8 के पावर में 5 - 5 की वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन ये पूछ देता है 9 के पावर में 3 डिवाइड बाई 27, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करिए, तो बस इतना कर लीजिए, ये चैप्टर समाप्त। फिर आते हैं सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे। देखिएगा 7/9 के पावर में 2 का मतलब होता है 7/9 लिख लीजिए, पावर में 2 लिख लीजिए, ठीक है। और डिवाइड बाई 7, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 3 है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको देखना, इसको नीचे ला सकते हैं। 14 गुणे यहाँ पे भी इसको कर लीजिए 7 गुणे 7 2 बार, यहाँ पे 9 गुणे 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे 14 गुणे 14 2 बार और यहाँ पे 3 गुणे 3 2 बार। अब इसको पलटी मारेंगे ना, तो नीचे वाला हर का अंश हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा ना। अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई, हर का हर के साथ मल्टीप्लाई होता है जब रिवर्स करते हैं। तो 7 गुणे 7 के साथ 3 गुणे 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या होगा, 9 गुणे 9 पहले से है और 14 गुणे 14 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दूना 14,
3 एकम 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 त्रिका 9 बच्चों। कितना बचा? 3 त्रिका 9 दूना 18 दूना 36, 1/36 बचा। 1/36 को क्या लिख सकते हो? 1/6 का स्क्वायर या फिर 6 के पावर में -2। ठीक है ना, बात सेम है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 3/5 के पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा। हमने बताया था 3/5 के पावर 1 है, इसको 3/5 लिख दीजिए। प्लस 3/2 के पावर में 2 है, 3/2 के पावर में 2 है, यानी कि 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 हो गया। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, जो बाहर भागा है ना उसको उसी तरह रहने दीजिए। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 7/5 के पावर में 2 उसको रहने दीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 5 चौके 20, 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा 4 बचे 20, 5 रवा 45। बच्चों फास्ट नहीं है, इतना दिमाग में रख लेना, क्योंकि चीज़ें आपको पहले दिया जा चुका है 1-2 बार, तो फिर से हम इसको बस रिवाइज करा रहे हैं। 7/5 मतलब 7 × 7 2 बार, और नीचे क्या है 5 × 5 2 बार। भागा है तो भागा नीचे कर दिया हमने। अब देखिए इसको जोड़िए, 20 और 45 65, 65 10 75 और 2 77, 77/20 बटे के 7 × 7 बटे के 5 × 5, तो ये 5 × 5 वाला ऊपर जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, यानी 77 × 5 × 5, और नीचे आ जाएगा 7 × 7 तो पहले से है, 2 20 भी आ जाएगा। देखिए एक 7 से कटेगा तो 11 बार में कटेगा, ठीक है ना। 5 चौके 20, 5 से एक बार में, 5 चौके 20 4 बार में गया, तो 11 बचे 55 और 7 चौको 28, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। 8 के पावर 5 - 5, 8 के पावर में 5 - 5 यानी कि 8 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होगी। 9 के पावर में 3, 9 के पावर में 3 डिवाइड बाई 27, तो 9 के पावर 3 का मतलब 9 × 9 × 9 ऐसे लिख लीजिएगा 27, तो 9 3 27, 3 त्रिका 9, तो 9 3 27 आपका उत्तर हो जाएगा। 9 3 27 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिएगा करिए सॉल्व करिए। छठे चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग, बहुत फास्ट चलेंगे बच्चों। आपका बस इतना देख लेंगे आप सभी, बस इतना देख लेंगे तो फिर उसके बाद तो बवाल मचा के आएंगे पेपर में। चलिए आ जाते हैं छठे चैप्टर पे। छठा चैप्टर क्या है? सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। सरल ब्याज में याद रखना बच्चों, हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फार्मूला होता है PRT/100 होता है। कभी कभी फार्मूला भी बहुत बार पूछा गया है। और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जो होता है बच्चों A+P होता है। A+P, A क्या है? मिश्रधन है, मिश्रधन होता है, और P क्या होता है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन होता है। और CI मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। यह जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, यह ब्याज पे ब्याज लेता है बच्चों, इस वजह से इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। और जो इसे है इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कहते हैं बच्चों। इसमें भी होता है बच्चों, अगर अमाउंट निकालना हो, मिश्रधन निकालना हो, मिश्रधन बराबर होता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो यह रेट होता है, यह रेट मतलब कि बच्चों ब्याज होता है, यह समय होता है कितने समय के लिए दिया गया है और कितना % ब्याज ले रहा है, यह मूलधन होगा। समझ में आ गया। अब CI में अगर A निकालना होता है तो A के लिए आप क्या करते हो? फार्मूला लगाते हो P+1 + R/100/N, ये वाला फार्मूला लगता है। N समय है, P मूलधन है, R रेट है और A हमारा क्या है? अमाउंट है। तो बस इससे ज़्यादा फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। चलिए आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। वैसे क्वेश्चन क्या आप तो कर लोगे ना, मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो आप करना बस, ठीक है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इसको आप ट्राई करके ही आएंगे, ट्राई ही करना है आपको बस, ये आपके लिए है। क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा आपका सोल्यूशन करना, अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो प्रीवियस वाला वीडियो उठाइए, उसको देख जाइए, प्रैक्टिस सेट देख जाइए, उसका मैराथन देख जाइए, आ जाइए प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को लगाना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। कह रहे हैं मूलधन कितना हो? मूलधन 100, समय कितना है? 1 वर्ष, समय 1 वर्ष, और मिश्रधन कितना है यानी कि आपका अमाउंट, मिश्रधन कितना है? 107 रुपया, 107 रुपया। इसको लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सब लगाने हैं आपको, ठीक है भाई, जिसमें मूलधन ब्याज ये सब दिया रहे। छठा चैप्टर पे आ जाते हैं बच्चों, मतलब कि वही अगला चैप्टर आपका है यह वाला चक्रवृद्धि ब्याज वाला। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज से देख लीजिए। 200 का 2 वर्ष
200 का 2 वर्ष, या आपको लगाना है, ठीक है ना। 200 का 2 वर्ष 10%, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। ब्याज की दर, ब्याज की दर, बस इतना लगा के आप चले जाएंगे ना तो कोई माइक लाल है ही नहीं कि आपको रोक ले अच्छे नंबर लाने से, पास होने से। ब्याज की दर, ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। भाई राइटिंग पे मत जाना, बस मेहनत पे जाना और पसीना बह रहा उस पे जाना। 200 का 2 वर्ष 10% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। एक तो एक क्वेश्चन आपको लगाना है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ज्ञात कीजिए। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रॉमिस है हमारा, बस आप लोग लगा लेना। ज्ञात कीजिए कि किस, ज्ञात कीजिए कि किस धन का, किस धन का 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 4%, 4% वार्षिक, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI की दर, की दर से मिश्र धन यानी अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा 676। इस सब क्वेश्चन को बस देखते ही बताया जा सकता है बच्चों, इसमें टफनेस कुछ नहीं है, बस आपका डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देखिए इसको इरेज कर दूँ, इधर लिख देता हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, नगर वाला। एक नगर की जनसंख्या, एक नगर, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष कितना है 10%, कितना है 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, यानी कि 100 रहा होगा पहले, अब कितना हो गया 110 हो गया, बढ़ जाती है। यदि, यदि इस समय नगर की, नगर की, हम हर सेट में कराए हैं बच्चों आपको, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है ना, हर सेट में यह आया हुआ है ऐसे प्रश्न, तो इस पे मैं वही दे रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या। क्योंकि लास्ट समय आप अगर इसको भी रिवीजन करके जाते हैं तो सच बता रहा हूँ, प्रभु आपके साथ होंगे और आप पास होकर ही आओगे, अच्छे नंबर लाओगे। सभी का 16, 17, 18 आएगा सिर्फ इस वीडियो को देखकर। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद नगर की, नगर की जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक है। इसमें आपका माइनस भी करने वाला आता है, प्लस भी करने वाला आता है, दोनों। मैं इसको लगा देता हूँ बच्चों ना, इस वाले को, फिर अगला 7वें चैप्टर पे चलता हूँ। देखिएगा, देखिएगा, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है यदि इस समय नगर की जनसंख्या कितनी है 14,000, 1,40,000 है, 1,40,000 इस समय है, 1,40,000 अगर इस समय है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी, कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है बच्चों, यानी कि 110 हो गया। पहले 100 था, अब 100 का कितना हो गया 110 हो गया। 3 वर्ष बाद कितना होगा, यानी कि समय 3, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 1,40,000 110 गुणे 110 गुणे 110 बटे के 100 गुणे 100 गुणे 100, काटिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 कट गया बच्चों। क्या बचा, 11 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 133 आएगा, गुणे 10 प्लस 14, 10 प्लस 4 कर लीजिए, 10 का गुणा कर देंगे तो 13310, प्लस में 4 का करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12 को 2 हाथ में 1, 4 3 12 2 14 को 4 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, इसको जोड़ लीजिए, 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, और 5 3 8 हो गया, 1 हो गया, 18,734 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा 14, मतलब कि 1 मिनट बच्चों, गलत आ गया क्या, देखना जरा, 4 2 1 3 4 3 7 5 3 8, एक सही तो है बच्चों, 18,000 वो 1 मिनट यार, कहीं गलत हो रहा है बच्चों, कहाँ गलत, अच्छा 1 0 भी है, 1 0 बच्चों देखिए ये वाला छूट रहा है ना, 1 0 छूट रहा था, 1 0 इसमें मतलब कि लेके चल रहा है हमें साथ में, ठीक है ना। इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1877340। अब पूछेगा कितना बढ़ गया, तो इसमें से 18,000 एक तरह से बच्चों 1,87,340 में से 1,40,000 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 47,340 बढ़ जाएगा 3 साल में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर दिया भाई 3 साल में। तो यही है, जब कुछ नहीं करना है तो भाई जनसंख्या ही बढ़ाएं। ऐसे ही नहीं पहुंच गया 1 करोड़ 140 करोड़, बिना कुछ किए कैसे पहुंच जाएगा, कुछ तो किए, कुछ ना कुछ सभी ने किया होगा।
चलिए बैंक की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। बैंक 7वां चैप्टर जो बैंक की जानकारी है बच्चों, उसमें क्या देखना है आपको, क्या जानना है। वैसे मैंने बता रखा है बैंक की जानकारी। बैंक में खाता खोलने कैसे कैसे खाता खोलेंगे आप। तो सबसे पहले बैंक में क्यों जाते हैं, तो बैंक में जाते हैं पैसा निकालने, मतलब कि आहरण करने, या फिर खाता खुलवाने जाते हैं, या फिर पैसा जमा करने जाते हैं, यही तो करने जाते हैं। ATM बनवाने जाते हैं, यही सब करने जाते हैं। तो ये सब आपको लिख देना है। इस वक्त बैंक में खाता कैसे खोला जाता है। बैंक में खाता खोलने के लिए हमको एक रिसिप्ट वहाँ पर लेना होता है। उस रिसिप्ट में अपना गांव घर का पता, अपना जो भी नाम होता है, मूल नेम होता है, जहाँ के हो, बैंक शाखा कहाँ पे है वह, प्लस एक लेना पड़ता है बच्चों मतलब कि एक तरह से जिसका खाता, ऐसे एक धारक को पकड़ना पड़ता है आपको जिसका खाता उस बैंक में हो। वह हस्ताक्षर करता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, तो बैंक आपका खाता खोलती है। ठीक है ना। इसके बाद आ गया बैंक खाता खोलना। ये हो गया। खाता के प्रकार कितने होते हैं बच्चों। बचत खाता। बचत खाता का मतलब जो आप डेली पैसे जमा करते हो, बचत खाता होता है। सॉरी नहीं, वो नहीं, सेविंग अकाउंट्स होता है आपका, जिसमें कि ये बिजनेसमैन के लिए होता है बच्चों, जो कोई मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, मतलब बिजनेसमैन के लिए मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जो कि अभी आपने देखा होगा 500 रुपये का खाता खुल रहा था, तो उसमें 500 रुपये जमा करना पड़ता है, वो वाला खाता। ठीक है, जिसमें आप बचत खाता अपना कह लो कि जिसमें पैसे निकाल सकते हो। एक चालू खाता होता है। चालू खाता बच्चा जो होता है, इसमें क्या होता है, लेन देन प्रक्रिया जारी रहती है। इसमें व्यापारी वर्ग हो गया, जो बड़े बड़े व्यापारी हो गए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, उनके लिए खाता इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्या करते हैं, हमेशा ये चालू रहता है। चालू का मतलब चालू रहता है, इसमें धनराशि का हमेशा लेन देन होता रहता है। इसके बाद आ जाता है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि यह निश्चित अवधि के लिए जमा होता है। जैसे कुछ खाताधारी हैं कि आपको पता होगा, कुछ जो ठेला ठाली लगाने वाले होते हैं, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं रोज़ रोज़, तो चाहते हैं कि मेरा पैसा तो बचता ही नहीं है, तो क्या करते हैं कि कुछ पैसे जमा करने लगते हैं, महीने का, दिन का, 10 रुपये 5 रुपये, तो 6 महीना 1 साल 3 साल का जो था ना, वह चीज़ें आ जाता है इसमें। इसके बाद बच्चों आ जाता है आवर्ती संचयी जमा खाता। नहीं, एक मिनट बच्चों, मतलब जो सावधि जमा खाता होता है बच्चों, वह निश्चित अवधि के लिए जमा होता है, कि आपने 1 साल के लिए फिक्स करा दिया पैसा, या वाला है ना, ऐसे। और जो आवर्ती संचयी जमा खाता होता है, इसमें क्या करते हो आप, 10-5 रुपये जो महीने का जमा करते हो, रोज़ का जो देते हो, सब 500 रुपये का महीने का खुलवाते हैं, वह लोग, ये वाला खाता हो गया। अल्प वयस्क खाता ये होता है बच्चों, 18 वर्ष से कम नीचे का बच्चा जो होता है उसके लिए होता है ना। तो ये हो गया। और धन निकालने के लिए कितनी विधियाँ होती हैं, तो बताओगे 2 विधि होता है। एक तो फॉर्म भर के, एक चेक द्वारा निकाला जा सकता है। चेक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चेक वाहक चेक होता है। वाहक चेक का मतलब उसका चेक होता है, ऐसे चेक में क्या होता है, ऐसे चेक जिसके नाम होता है वही अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। कोई भी हो, अगर आप लिख के देते हैं इतना धनराशि चाहिए, अगर आपका खाता है तो आप सिग्नेचर करके दे देंगे, उतने पैसे वो निकाल सकता है। यह वाला हो गया। आदेशित जमा खाता, आदेशित चेक खाता जो होता है बच्चों, ये आपके द्वारा, मतलब आप ही सिर्फ पैसे इससे निकाल सकते हैं, खाताधारक ही निकाल सकता है केवल, और कोई नहीं निकाल सकता। रेखांकित चेक जमा खाता होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि 2 होता है, को लिखा होता है, एक इन लिखा होता है। जिसपे को लिखा होता है, अगर उसको देखा जाए तो आप अपने ही अकाउंट में चेक भेजा कर पैसे निकाल सकते हैं, और जिस पे इन लिखा होता है वो आप किसी भी दूसरे का एक तरह से चेक भेजा कर पैसे निकाल सकते हैं। यह चीज़ है किसी दूसरे अकाउंट में, यह चीज़ें हो गई। अब इसके बाद 8वां चैप्टर आ गया आपका लघु गणक। तो लघु गणक में देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा हर सेट में पूछा गया। बस एक चीज़ जान लीजिए, बस लघु गणक से इतना पढ़ना ही है, उसके बाद नहीं कुछ देखना है आपको। देखिए क्या दे देगा, log 10 बेस 2 बराबर दे दिया आपको। मान लीजिए यहाँ पर हम 16 लिख देते हैं, 2 की दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, यानी कि 4 दे दिया। तो इसको बोलेगा पहले कि लॉग में दिया गया है, इसको घात में बदलिए। तो आपको क्या करना है, यह बेस जो रहता है, यह बेस है, यह बराबर में है, 2 के पावर 4 हो जाता है, और बराबर 16 होता है। तो यह कन्वर्टर हमेशा हर एक सेट में आया है, आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। जैसे दे दिया 3 के पावर में 2 बराबर 9, तो आपको देखना है कि इसको कैसे लॉग में बदलेंगे। तो लॉग बदलने के लिए 9 क्या होता है, log 9 कहलाता है, log 9। और ये जो बेस है वो 3 यहाँ पे आ जाता है, और पावर वाला जो रहता है यहाँ पे आ जाता है। इसे कहते हैं log 9 बेस 3 और 2। अब कभी कभी आपको कुछ फार्मूले होते हैं, ध्यान देना होता है। देखिए जैसे log a के पावर में n, यहाँ पे b है मान लीजिए, तो जो पावर है उससे आगे लेके आ जाते हैं, log a बेस b हो जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चों अगर यहाँ पे भी a हो जाएगा तो अब यहाँ पे भी a हो जाएगा। अब इस कंडीशन में an आपका आंसर होगा, और जब समान हो जाता है बेस और log की वैल्यू ना, log a बेस भी a, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपका आंसर n × 1 आ जाता है। कभी कभी आपसे पूछता है log 1 और बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना इसकी वैल्यू 0 होती है हमेशा। कैसे, जैसे log, जैसे हमने बोला कि 1 के पावर में 0 की वैल्यू कितनी होती है, या फिर ऐसे बोला 10 के पावर में 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब इसको log में कन्वर्ट करिए बच्चों, log में कन्वर्ट करेंगे तो यह 1 वाला क्या होगा, 1 वाला यहाँ पे आएगा, और बेस वाला यहाँ पे आएगा, बराबर 0 होगा, तो यह वैल्यू निकल के आएगा ना सामने। तो बस इतना अगर आपने सीख लिया तो इसके बाद कुछ भी नहीं करना है बच्चों। एक चीज़ और ध्यान दे देना है, जैसे कि अगर हम लिख सकते हैं log
ए बेस बी गुणे log c बेस d। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log a वाला जो है उसको ऊपर लिख सकते हैं, log b वाला नीचे लिख सकते हैं, बराबर log c वाला मतलब इंटू log c वाला ऊपर लिख सकते हैं, log d वाला जो है नीचे लिख सकते हैं। तो इसको इस कंडीशन में भी लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे काटने पीटने के लिए अभी कोई संख्या आ गया है तो उसको हम डिवाइड करने के लिए ऐसे प्रारूप को अपना सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए लिख लीजिए उसको फटाफट। बताओ बच्चों, आनंद आ रहा होगा ना, मज़ा आ रहा है। एक आध क्वेश्चन ले लें, बताओ ज़रा सा, एक क्वेश्चन ले लें बच्चों, एक दो क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसा आप कहें, जैसा आपकी अनुमति हो, जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु। चलिए और जो भी बच्चा यहाँ से बिना शेयर किए गया, समझ लेना इस पसीने की कसम है, जो पसीना आपके लिए बहाता है ना, अगर उसके लिए 1% आप कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मदद कर सकते हैं। आप किस प्रकार से कर सकते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। पता है क्या, हमारी मदद कर दीजिए सिर्फ इतना कि आप सब्सक्राइब करेंगे प्लेटफॉर्म को और मैक्सिमम लोगों को कम से कम 10 दिन तक शेयर करेंगे बच्चों, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक शेयर करेंगे। आपके पेरेंट्स की कसम है, आपके सपनों की कसम है आपको, क्योंकि आपके लिए जब पसीना बहाया जाता है तो आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद हम रखते हैं कि कम से कम नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना नहीं भूलेंगे बच्चों। आपके सपनों के लिए हम लड़ रहे हैं ना, आपके लिए यहाँ पे तप रहे हैं ना, तो आपको करना है। और भविष्य में भी आप पेपर देकर आइएगा तो यूपी टेट के सारे लेक्चर आपके लिए मैंने फ्री सेवा दे रखा है। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, हर एक चैप्टर को देख सकते हैं बच्चों, हर एक सब्जेक्ट को देख सकते हैं। मैथ पूरा खत्म किया है, ईवीएस पूरा खत्म किया है मैंने सीडीपी पूरा खत्म किया है बच्चों आपके लिए, मैंने हिंदी कई बार खत्म किया है। आइएगा यूपी टेट के लेक्चर में आपको सब मिल जाएगा, बस लैंग्वेज अपने से पढ़ लीजिएगा, जो संस्कृत और इंग्लिश है ना। मैराथन भी स्टार्ट करेंगे, घबराना मत। मैं फिर से यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मैथ और एसएसटी फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन पहले आप शेयर लाइक जरूर करिए, बच्चों को बुलाइए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। देखिए क्वेश्चन ऐसे दे सकता है बच्चों, 64 का आधार 8 पर, इसको बनाइए लॉग में। 64 का आधार 8 पर, 64 का आधार 8 पर, 64 का आधार 8 पर, तो 8 8 64 भाई, 8 के पावर 2। लॉग में कैसे करेंगे बच्चों, ये 64 है तो 64 यहाँ पे, या बेस है तो बेस यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ऐसे लिख देंगे। समझ में आया बच्चों, बताइए। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ यह दिया है बच्चों, देखिए ध्यान से, लॉग 2 + 3 + 4 का मान बताइए। बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए 4 3 7 2 9, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता बच्चों तो 10 समझते हैं हम लोग, याद रखना। 4 3 7 2 9, तो log 9 और यहाँ पे 10। log 9 का मतलब क्या होता है, log 3 के पावर में 2 और 10, तो 10 ना लिखें तब भी सही है, 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 3 आप इसे लिख सकते हैं। अगर log 3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है तो log 3 की वैल्यू रखकर आप 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये चैप्टर फिनिश होता है, आगे आ जाते हैं बच्चों हम लोग नए चैप्टर पे। बस इससे ज़्यादा नहीं करने भाई, मैं बता रहा हूँ ना। अगर आपको हर क्वेश्चन देखना है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं छोड़ा हूँ कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ। आप आओ तो प्लेलिस्ट में आप, या फिर इस वीडियो के नीचे आइए, डिस्क्रिप्शन में सब मिलेगा मेरे भाई आपको। 9वां देखिए, 9वां इकाई आपका कहता है शेयर और लाभांश है। शेयर क्या होता है, लाभांश क्या होता है बच्चों। शेयर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी आपको खोलना है, कोई एक कंपनी आपको खोलना है, इसके विषय में भी मैंने बात किया हुआ है बहुत डिटेल में, है ना। लगभग आधे घंटे के करीब लेक्चर है शेयर और लाभांश का। शेयर और लाभांश बस आपको समझना है, शेयर क्या होता है, लाभांश क्या होता है और दलाल क्या होता है, समझ लीजिए। शेयर क्या होता है, लाभांश क्या होता है और दलाल क्या होता है, दलाल क्या होता है। और जो बट्टा मिलता है हमें किस पे मिलता है, बट्टा हम किस पे लेते हैं, ये चीज़ें देखिए बच्चों। दलाल और दलाली दो चीज़ होता है, दलाल और दलाली, ठीक है ना। देखिए शेयर जो होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको एक कंपनी खोलना है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में, 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लेता हूँ मैं कि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1000 रुपया। तो अब आपके पास 1000 रुपये नहीं कि मैं इस कंपनी को खोल लूँ, तो आप क्या करेंगे, इस कंपनी को खोलने के लिए आप एक बॉन्ड जारी करेंगे, एक बॉन्ड जारी करेंगे, शेयर जारी करेंगे बच्चों। उस शेयर को क्या कहते हैं, बॉन्ड के रूप में। उस बॉन्ड में आप एक बॉन्ड की प्राइस जो रखेंगे आप 10 रुपये रखेंगे। कितना रखेंगे, मान लीजिए 2 रुपये रखते हैं। एक बॉन्ड की प्राइस आपका कितना है, एक बॉन्ड की प्राइस है 2 रुपया, 2 रुपया है। अब अदर आदमी को आप कहेंगे जो इसको खरीदना चाहता है खरीद ले, 2 रुपये के बदले हम उसको 4 साल में 10 रुपये देंगे। भाई 4 साल में पैसा डबल नहीं, 4 दूनी 8, देख रहे हो भैया, मतलब 5 गुना हो गया पैसा।
4 साल में 5 गुना हो गया, या फिर 3 साल में 5 गुना आप कर देंगे उसका, 5 में 10। तो कोई भी सोचेगा भाई 2 गुना, 2 रुपये का शेयर है और 3 साल में 5 गुना हो रहा है, तो ये छोटा शेयर है भाई, इस वजह से कम लग रहा है, नहीं तो बहुत बड़े बड़े शेयर होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 2 लाख के ऐसे शेयर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का, है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट करता है 3 लाख में अगर 1 करोड़ वो इन्वेस्ट किया तो देखो 1 करोड़ कितना है, अब 3 ही साल में वो 3 करोड़ हो गया उसका, मतलब 3 करोड़ मुनाफा, 1 करोड़ उसका पैसा ऐसे वापस होता है। तो यह चीज़ें होती हैं और कंपनी उससे पैसे कमाती रहती है अपना इन्वेस्ट कर करके, ठीक है ना। तो ये 1000 का इनको कंपनी खोलना है और एक बॉन्ड 2 रुपये में जारी किया। अब एक बॉन्ड 2 रुपये में है तो कितने व्यक्ति खरीदें कि 1000 रुपये बन जाए, तो आप कहेंगे कि 500 व्यक्ति खरीदेंगे। कितने व्यक्ति? 500 व्यक्ति। 500 व्यक्ति 2-2 रुपये का अगर खरीदेंगे तो यानी कि 100 रुपये हो जाएगा। तो यानी बेचा इसे कहेंगे शेयर, जो उन्होंने बॉन्ड बेचा उसे कहते हैं तो बॉन्ड, और जो खरीदने वाले हैं उसे कहते हैं शेयर धारक, है ना। अब एक प्रकार से और शेयर धारक हम समझ लेते हैं, जैसे कि जो पैसा आपसे लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप हैं बिजनेसमैन, जो आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ए और बी के पास गए और आप सी हैं। सी के पास अगर कहते हैं 1000 रुपया है, मतलब कि मान लीजिए आपके पास 10,000, 5,000 रुपये आपके पास है, अब 5,000 रुपये आपको चाहिए, और तो आप क्या करते हैं 2,500 रुपया इनसे लेते हैं और 2,500 रुपया इनसे लेते हैं। आप कहते हैं भैया आप शेयर कुछ दे दो मुझको, मतलब कुछ पैसे दे दो, जो भी लाभांश होगा हम लोग अंत में लाभ को क्या करेंगे, बांट लेंगे अपने रेशियो के हिसाब से, जिस रेशियो से आप लगाए रहोगे पैसा उस रेशियो से मिलेगा। यानी कि इनको जो मिलेगा, सी को जो मिलेगा, सी को जो मिलेगा, ए को जो मिलेगा, बी को जो मिलेगा, सी को 2 मिलेगा, तो ए को 1 मिलेगा और बी को भी 1 मिलेगा, ऐसा, क्योंकि इसका पैसा दुगुना है, समझ रहे ना। इस प्रकार से इन सबको मिलेगा, कंपनी के शेयर हो गए भैया, शेयर धारक बन गए कौन, ए और बी हो गए। समझ में आया दोनों चीज़। चलिए अब लाभांश देखते हैं बच्चों। अब देखिए कंपनी वाला जो 10,000 रुपये यहाँ पे लिया है बच्चों ना, जो अलग अलग बॉन्ड शेयर जिससे मांग मांग के पैसे लिया हुआ है ना, सबका पैसा वापस कर दे। जो कंपनी खोलने वाला सबका पैसा वापस करने के बाद, मशीन का मरम्मत कराने के बाद जो उसके पास पैसा बच रहा है, लाभ का अंश कहते हैं, लाभ का अंश यानी लाभांश जो उसके पास बच रहा है। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमने 1 साल में 1 लाख रुपये कमा लिया, और उसके बाद बहुत सारी कंपनियां हमारे पास, मतलब कि बहुत सारे हमारे पास मशीन है जो हम काम कर रहे हैं, तो 5,000 पहले मैं अपना निकाल के रख लूँगा भैया, यह हमारा तो रॉ मार्क्स है, इतना तो मैंने, मतलब कि रॉ मूल्य है जो मैंने लगाया था, मेरा कास्ट प्राइस इतना तो मैंने दिया था, इस वजह से मैं इसको वापस से अपने एक तरह से रख लेता हूँ। अब हमारे पास बचा 95,000, 95,000 बचा। 95,000 में मुझे लगा कि 50,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए इन कंपनियों पे, कंपनी पे जो मशीन है उस पर, तो 50,000 रुपये मैंने उनमें इन्वेस्ट कर दिया। अब बचा 45,000, वही 45,000 बेटा क्या है मेरा लाभांश है, यानी कि सारे की मरम्मत मतलब मशीनों की मरम्मत कराने के बाद, रॉ पैसे लेने के बाद अपना जो पैसा बचता है वही होता है लाभांश। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं दलाल दलाली। मार्केट में जो आपको एक तरह से बॉन्ड खरीदने के लिए आपका सहायता करता है वही दलाल होता है, और दलाल के लिए जो आपका बॉन्ड 2 रुपये में है या फिर 2,000 में है तो आपको 2,010 रुपये, 2,020 रुपये में दिलाता है, तो 10 रुपया जो है वही दलाली होता है दलाल का। ठीक है, ये जिम्मा देता है कि आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। बट्टा, बट्टा जो होता है हमेशा और हमेशा मार्केट प्राइस पे लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है, अब इस 500 रुपये नोट का मार्क क्या है, 500 रुपये ही तो रहेगा भाई, 500 रुपये ही तो रहेगा, 500 रुपये 100 रुपये थोड़े बन जाएगा, 5 ही 100 रहेगा ना। तो 500 रुपये का नोट 500 रुपये का लाएगा। अब मान लीजिए थोड़ा सा फट गया तो आप कहोगे भाई इस 500 को ले लो, मुझे 400 दे दो। तो हमेशा बट्टा मार्क प्राइस पर होता है, जो मार्क होता है मार्किंग प्राइस पर होता है, यार चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है ना। मार्केट प्राइस पर नहीं, मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो कि भाई मार्केट प्राइस पे होता है। ठीक है, क्लियर है। बताओ हम आगे चलते हैं। 10वां चैप्टर क्या कहता है भाई। 10वां चैप्टर बेटा समुच्चय। समुच्चय में एक क्वेश्चन लेंगे, बस सब कुछ समझा देंगे आपको हम। चलिए आ जाते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे और सब कुछ समझा देंगे, बस इतना आपको करना है। समुच्चय में कुछ नहीं करना है। देखिए समुच्चय में जैसे मैंने मान लिया a बराबर a कोई बच्चों वैल्यू है, a के पास है 1 2 3 4 5, तो हमने कहा बताओ भाई एक क्या बिलोंग करता है a से, तो कहोगे b बिलोंग करता है, तो a बिलोंगिंग a से बोलते हैं। अगर बोलेंगे बताओ 10 क्या बिलोंग करता है a से, तो बोलोगे नहीं बिलोंग करता है, यानी कि नॉट बिलोंगिंग, यह इसका अवयव नहीं है, इसका अवयव नहीं है। अब समतुल्य होता है एक, और एक होता है बेटा असमतुल्य। समतुल्य का मतलब कि बच्चों जिसका जो तुल्य हो, जिसकी तुलना की जा सके, और जो असमतुल्य होता है जिसकी तुलना न की जा सके, वही चीज़ अभी है। यह समतुल्य है यानी एक इसमें है तो यानी कि समतुल्य है, तो समान वैल्यू मतलब कि एक इसमें है ए में, तो यानी कि एक जो है समतुल्य है। अब 10 इसमें नहीं तो यह असमतुल्य है, हिंदी में बोल सकते हो। अब आ जाइए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए
इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। एकल समुच्चय का मतलब होता है जिसमें एक अवयव हो, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। अब कुछ पहचान बता देते हैं बच्चों आपको, जैसे कि ए यूनियन हम लिखते हैं। इस यूनियन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, मतलब ए और बी दोनों मिलाकर, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि उभयनिष्ठ, दोनों में जो कॉमन हो। ए माइनस बी मतलब ए में हो बी में ना हो, बी माइनस ए मतलब बी में हो ए में ना हो। ये चीज़ें दिमाग में लेके चलना है। यहाँ से निश्चित श्योर है, लिख लो, बॉन्ड ले लो मुझसे, जारी कर लो। एक क्वेश्चन निश्चित है बच्चों आपके लिए, तो ध्यान से देखना। ए की वैल्यू इतना है, बी की वैल्यू कितना है, मैं मान लेता हूँ 5, 10, 15 है, ठीक है ना। और सी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ बच्चों कितना है, मैं मान लेता हूँ 1, 3, 5, है ना, 5 और 7 है। तो अगर आपसे पूछा गया ए यूनियन बी बता दो, ए सर्वनिष्ठ बी बता दो, बी सर्वनिष्ठ सी बता दो, बी सर्वनिष्ठ सी बता दो, बी इंटरसेक्शन मतलब कि उभयनिष्ठ सी बता दो, ए माइनस बी बता दो, बी माइनस ए बता दो, बी माइनस ए बता दो, ए माइनस सी बता दो। तो आपको यह चीज़ें ध्यान देना है। देखिए कैसे, ए सर्वनिष्ठ बी मतलब ए और बी को मिला के, यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी, ए और बी को मिलाइए क्या बनेगा। देखिए इसको क्रम से लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 10 के बाद 15। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, लेकिन सीक्वेंस में लिखने से एग्जामिनर देख सकता है बिना चश्मे का भी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी उभयनिष्ठ सी, बी और सी को मिला के लिखिए, बी और सी को मिला के, यानी बी और सी को मिला के क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 10, 15 हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में जो कॉमन हो। बी और सी में क्या कॉमन है, देखिए 5 कॉमन है बस, तो 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, एक बच्चों परिमित होता है, अपरिमित होता है। परिमित का मतलब जिसको काउंटेबल होता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारतवासी, है ना, ये काउंटेबल है, इसको काउंट किया जा सकता है। जो अनकाउंटेबल है, जैसे बोले पानी, एक बाल्टी पानी में पानी के बूंदों का समूह, तो बताओगे काउंटेबल नहीं है, इस वजह से नहीं काउंट किया जा सकता। तो जो काउंटेबल नहीं है, जिसको गिना जा सकता है उसे बोलेंगे परिमित, और जिसे गिना नहीं जा सकता उसे बोलते हैं अपरिमित, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में हो बी में ना हो, ए में हो बी में ना हो। तो बताओ ए में है जो बी में ना हो, तो बताओ भाई ए में है 1 है बी में नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है जो कि बी में नहीं है, बी माइनस ए जो बी में हो ए में ना हो। तो बी में हो ए में ना हो क्या नहीं है भैया, 10 और 15, 10 और 15। और ए माइनस सी जो ए में हो सी में ना हो, ए में हो सी में ना हो। बताओ क्या नहीं भैया, 1, 3 तो है ही, 5 भी है, ए में हो 3 में ना हो, 2 और 4, 2 और 4। तो इस तरह से लगाते हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। 10वां चैप्टर फिनिश हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इन शॉर्ट एक ही वीडियो में समाप्त होगा मैथ, यह आपको बस देखना है, बस सुनना है मुझे, सुनते रहो, आनंद आएगा बच्चों। बस आधे से आधा हमने कवर कर लिया है, बस अब आधे और बचे हैं, आधे घंटे मुझे और दीजिए, आपका ये सेशन समाप्त हो जाएगा। चलिए, बस जितना बता रहा हूँ उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा देखना है, लग रहा है कि मुझे और पढ़ना चाहिए, तो प्लेलिस्ट में आइए, आपके लिए दिल खोल कर सेवा मैंने किया हुआ है आपका। बेटा देखिए, गुणनखंड क्या होता है, 2 वर्गों का अंतर क्या होता है, ये चीज़ें, द्विघात और त्रिपद क्या होता है, तो ये चीज़ें हैं। इसके क्वेश्चन ले लेता हूँ हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन हैं, बस ऐसे क्वेश्चन आपको कर ले जाना है। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को करिएगा, x² - 100 की वैल्यू बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है 36x², बहुत बार पूछा गया भाई, तभी हम ले रहे हैं इसको। 25y² की वैल्यू बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 4a² - b² की वैल्यू बताइएगा। एक क्वेश्चन है बच्चों 144 x² - 1 की वैल्यू बताइएगा। एक क्वेश्चन है आपका, देखिएगा इसी क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, सब कुछ इसी में से देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ये वाला लीजिए, a² प्लस में 8/3 a प्लस में 16/9, इसको बताइएगा। और कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि बच्चों देखना है x² - 24x प्लस में 144, इसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 4x² माइनस में 12xy और प्लस में 9y², इसको बताइएगा कितना होगा। बताते रहिए, लगाते रहिए भाई आप सभी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, x² प्लस में 6x प्लस में 8, इसको बताइएगा। बताइए बच्चों, बताइए, आप बस लगाने पे ध्यान दीजिए बस। 3x² प्लस में 7x माइनस में 6, क्वेश्चन को फटाफट देखिए, बस सेवा समाप्त। आ जाते हैं 12वें चैप्टर पे। देखिए, हम इंक थोड़ा सा
इन कर लेते हैं। देखिए 44 मिनट हुआ है, हम लोग 11वां चैप्टर पे आ गए हैं भाई। 11वां चैप्टर अभी फिनिश होगा, बस 15 मिनट मुझे और दीजिए, आपकी सेवा करें, इसके बाद चीज़ें आपको खुद नज़र आएंगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी जो बच्चे नए हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे आपको यूपी टेट के भी क्लासेस पूरा भरपूर दिया गया है, जैसे मौका मिलेगा देख लेना आके। 1% भी किसी से कम नहीं पढ़ाए हैं बच्चों, और ना ही आपको ऐसा लगने देंगे हम ना। चलिए फटाफट आ जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 100। एक्स स्क्वायर माइनस में 100 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 10। लगा लीजिए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 36 का एक्स स्क्वायर माइनस में 25 का वाई स्क्वायर। इसमें देखिए 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6x माइनस में 5y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों 6x प्लस में 5y। ठीक है ना, छाप लीजिए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 2a का होल स्क्वायर माइनस में b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2a माइनस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस का b, एक ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं फटाफट। देखिए 144 का एक्स स्क्वायर माइनस 1। 144 है बच्चों, 144 का मतलब 12x का होल स्क्वायर। बच्चों आपको हमने याद करवाया होगा बेसिक क्लास में, अगर जो बच्चे देखे होंगे मैराथन और बेसिक और प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें मैं आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 25 तक क्यूब, उसको याद किए रहना हमेशा जब तक सुपर टेट का एग्जाम नहीं दे लेते हो। इसका हो जाएगा 12x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, 12x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में। बच्चों क्लियर है बातें। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a का स्क्वायर प्लस में 8/3a प्लस में 16/9। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों a का स्क्वायर प्लस में 16/9 को लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं 2 गुणे a वाला पोर्शन b। तो यह किसका फॉर्मूला बना, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। देखिए 4 दूनी 8, a/3 लिख लिया कि नहीं लिख लिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 4/3 का होल स्क्वायर है। तो ये हो गया, बताना, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 24x प्लस में 144। इसको देखिएगा, एक्स स्क्वायर है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 24x है, और मतलब गुणा करने पे हमें 24 आना चाहिए, और गुणा करने पे 144 होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे 24 होना चाहिए केवल। तो बताइए क्या होगा, 12 प्लस 12 बच्चों, 12 का गुणा करेंगे तो 44, 12 जोड़ेंगे 24, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 144। इसमें से x कॉमन होगा तो x माइनस 12 बचेगा, इसमें से 12 कॉमन होगा माइनस का, तो क्या बचेगा x माइनस 12 बचेगा। अब x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो x की वैल्यू 2 बार आएगा, एक बार 12, एक बार 12। ठीक है ना। चलिए बच्चों छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना है तो आपको फटाफट करिए जो करना है। चलिए, क्योंकि आज यह दौड़ जो है ना बच्चों, आपको हमेशा आगे की ओर ले जाएगा। 12xy प्लस में 9y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें भी आप स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। 4x का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, या 9y का स्क्वायर मतलब कि प्लस का 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं -3 गुणे 2x गुणे 3y। देखिए 3 दूनी 6 त्रिका, एक मिनट यार, 2, अच्छा यहाँ पे बच्चों 2 होगा ना, 2 होगा, सॉरी 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। अगर आपको यह मिलता है 3y माइनस 2x, तो यह भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि -1 के पावर में अगर स्क्वायर करें या फिर 1 के पावर में स्क्वायर करें तो बात एक ही आएगा, एक मिलेगा हमें। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप सभी। फास्ट है थोड़ा सा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है बच्चों। बैक अगर लगा तो 6 महीने वेट करना पड़ेगा। इस डर से पढ़ो, इस खौफ से पढ़ो। इसको करिए। देखिए बच्चों, इसको कर सकते हैं, 2 वैल्यू ऐसा सोचिए जिसका मल्टीप्लाई 8 और जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। तो 4 और 2, 4 2 6, 4 दूनी 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2x प्लस में 8। इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 4 बचेगा बच्चों। इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। इसमें से x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2। तो उत्तर समान आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 6। तो देखिए
ऐसा वैल्यू लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करें तो 18 है, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18। देखिए 3x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस में 2x माइनस में 6, 9 में से 2 गया 7, 9 दूनी 18 तो माइनस 18। 3x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस में 3 माइनस 2 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 3 बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखिए x माइनस 3 कॉमन हो गया और 3x माइनस 2 बच्चों। फास्ट तो ज़रूर है, मैं कहता हूँ इस बात का मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी तो नहीं कह सकता कि फास्ट नहीं पढ़ाऊँगा तो ख़त्म होगा कैसे 1 घंटे में 1.5 घंटे में जो मैंने माना हुआ है आपका। और इसके पहले अगर आपको देखना है बिल्कुल स्लो तो बेसिक पे आ जाइए, मैराथन देखना है स्लो तो मैराथन पर आ जाइए 3 घंटे वाले, प्रीवियस देखना है तो प्रीवियस पे आ जाइए बच्चों, सब कुछ मैंने पढ़ा के रखा हुआ है। चलिए चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं। एक पदी द्विपदी, ये तो मैंने पढ़ा दिया बच्चों। चैप्टर नंबर 12 भी सेम है, ऐसे ही क्वेश्चन 12 में भी रहेंगे, चैप्टर नंबर 12 में भी। तो 1-2 क्वेश्चन देखिए बच्चे, 1-2 क्वेश्चन आपका भाग वाला हमेशा आता है बच्चों ना, तो 1-2 क्वेश्चन भाग वाला देख लेते हैं हम लोग ना। देखिए निश्चित आएगा आपके एग्जाम में कि भैया आपको भाग लगाना है 15x³ माइनस में 20x² माइनस में प्लस में 13x और माइनस में 12। भाग लगाइए, भाग लगाना है बच्चों किस में 3x से -6 से भाग लगा दीजिए। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। 15x⁴ माइनस में 16x³ प्लस में 9x² प्लस माइनस में 10/3x और प्लस में 6। भाग लगा दीजिए किसका भैया 3x - 2 का। चलिए बताइए उत्तर कितना आएगा। देखिए बच्चों पहले इसका लगाते हैं, इसमें तो कितना चाहिए मुझे 3×5 = 15 चाहिए और x⁴ चाहिए, यानी 5 x⁴ बार जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3 = 15, x⁴ अब 5x³ का जब 2 में करेंगे -2 में तो 5 दूना 10 -10x³। अब देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल होगा इससे 16 और 10, 16 वाला माइनस में है तो माइनस क्योंकि बड़ा है, और 16 में से 10 जाएगा तो कितना होगा देखिए x³ है तो भी घटेगा बढ़ेगा, चर राशियाँ ही मतलब समान चर राशियाँ ही घटती जुड़ती हैं, ठीक है ना। 16 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 6x³ जो बचा उसको उतार लीजिए 9x² माइनस 10/3x प्लस में 6। अब कितनी बार जाएगा माइनस जो जाना ही जाना है तो 2x बार जाएगा। 2x का 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिनट 2x², तो 2 × 3 6x², 6x³ 2x² का -2 में करेंगे तो माइनस प्लस 2 दूनी 4x²। देखिए माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस कट गया। 9 में से 4 जाएगा तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का यानी 5x², ठीक है ना 5x² माइनस में 10/3x प्लस में 6। अब कितनी बार जाएगा 5x बार जाएगा, प्लस का 5x बार, तो 5x का जब 1 मिनट 5x नहीं बच्चों केवल x बार जाएगा तो कितना होगा 5x नहीं बच्चों कितने बार जाएगा 5/3 बार जाएगा, 5/3x बार जाएगा। तो 5/3 का जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x², 5/3x का जब 2 में करेंगे तो -2, 5 दूना 10 माइनस में 10/3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, ये भी कट गया और ये वाला भी कट गया, क्या बचा प्लस का 6 बच्चों आपका शेष पर बच गया। बस ऐसे ही करना है हमें। देखिए एक खत्म हो गया, फटाफट लगाइए, उसको भी करते हैं। आज की ये वीडियो आपके चेहरे पे रौनक लाएगी बच्चों, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो भी टॉपिक लग रहा है वीक है तो बेसिक में आकर कर लीजिए। समय है 3x - 6। अब कितनी बार जाएगा आप देखिए खुद, कितनी बार जाएगा 5x बार। कितनी बार जाएगा बच्चों 5x², 5x² बार जाएगा तो 5 × 3 = 15x³, ये 15x³, ठीक है। 5x² का -6 में करेंगे तो -30x², ठीक है ना, माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट्टम कुट्टम प्लस 30 बड़ा है तो प्लस का साइन 10x², यहाँ पे क्या होगा प्लस 13x माइनस में 12 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा देखिए प्लस का, क्योंकि प्लस है तो 10/3 x बार जाएगा। 10/3 का अगर 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 दिन कट जाएगा, 10x² आ जाएगा। और 10/3 का जब इसमें करेंगे 3 दूना 6, 10 दूना 20 माइनस में 20x आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, या कट्टम कुट्टम। अब 20 और 13 कितना होगा 33x प्लस माइनस में 12। अब कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, प्लस का 11 33x और 11 का मल्टीप्लाई 6 में तो 11 × 6 = 66, तो यह माइनस ये प्लस, ये कट्टम कुट्टम प्लस 66 में से -12 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 6 में से 2 गया 4, 6 में से गया 5, यानी कि 54 आपका शेषफल होगा। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं।
अगला चीज बस यही था बच्चों, ऐसे ही करना है आपको 13वां आंकड़ों वर्ग अवर्गीकृत आंकड़ा। तो एक क्वेश्चन लेंगे, सिर्फ आपको यही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे निश्चित आएगा 13वें चैप्टर से। हर सेट में आया है, जो मैंने बताया था बेसिक में भी कराया हूँ, देख लीजिए मैराथन में भी है, प्रीवियस ईयर पेपर में, हर प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए पद दिया रहेगा आपको, पद क्या क्या दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। आपसे बोलेगा समांतर माध्य बताइए, क्या बताइए, समांतर माध्य, समांतर माध्य बताइए क्या होगा, आपसे बोलेगा। तो समांतर माध्य का जो फार्मूला है लिख लीजिए, समांतर माध्य का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, समेसन, इसे बोलते हैं समेसन या फिर सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ बोलते हैं। यही एफ है हमारा, यही एक्स है हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पे आता है एक्स एफ आता है। तो आपको बारंबारता और पद दिया रहेगा, ठीक है भाई। देखिए 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है, ठीक है ना। अब 4 की वैल्यू बारंबारता में क्या होगा, 3 दिया है यहाँ पे 3, ठीक है भाई। यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है बच्चों आपको 10 का वैल्यू, 10 के सामने क्या दिया है, 2 दिया है, 10 के सामने भी 12, 6, 8 दिया है, 6 और 8 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका एडिशन आता है, यहाँ पर इसका एडिशन आता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, देख लेते हैं एक बार। बस 13वां चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, घबराइए मत। दिख तो रहा है ना बच्चों, चलिए देख लें एक बार फिर से भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए 4 3 12, 12 हो गया, 4 6 24, यहाँ 24 हो गया, यहाँ पे 4 8 दूना 16 हो गया, यहाँ पे 10 दूना 20 हो गया, यहाँ पे 6 12 6 72 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 14 छक्का, 6 चौके 24 को 4 हाथ में आया 2, 6 1 कम 6 तो 8 14 6 84 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़कर यहाँ पे लिखना है ऊपर और इस वाले को जोड़कर यहाँ पे नीचे लिख देना है। चलिए जोड़ते हैं, 4 2 6 6 12 12 4, देखिए 6 4 10 हो गया, 4 और 10 6 16 2 18 को 8 कैरी 1, 8 2 10 10 10 10 8 2 10, फिर से जोड़ लेते हैं, 6 4 10 10 16 2 18 को 8 कैरी 1, 8 2 10 10 10 8 18 18 2 20 1 21, 1 जो हासिल था 22, ठीक है ना। अब इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 2 11 11 6 11 6 11 6 17 17 और 3 20 3 23, यही आपका उत्तर होगा, जो काटने पे आएगा वह उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे लगाना है बच्चों आपको, यह वाला चैप्टर भी समाप्त। चलिए आगे आ जाते हैं। फटाफट लगा लीजिए, आगे चलते हैं फिर। नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया बच्चों, सॉरी माफ़ी दीजिएगा। 14 है आयतन और धारिता का संकल्पना। देखिए आयतन क्या होता है बच्चों, आयतन का मतलब है जैसे आपके छत पे जो टंकी रखी होगी ना, उसमें कितने लीटर पानी आते हैं, 1 लीटर 1000 लीटर का होगा, या फिर 500 लीटर का होगा, 2000 लीटर का होगा, 1500 लीटर का होगा। तो उसमें जो पानी आता है वो उसका आयतन है, समझ गए ना, समझ गए कि नहीं। जो उसका जैसे मैं कह दूँ ये डब्बा है, इस डब्बे में कितना पानी आएगा, तो 1 लीटर ही तो पानी आएगा। इस डब्बे का पानी डब्बे में रहेगा तो डब्बे के आकार का रहेगा। इस डब्बे का पानी अगर मैं एक तरह से कह लो कि भाई थाली में डाल देता हूँ 1 लीटर पानी, यही पानी तो थाली के आकार का हो जाएगा। यही पानी मैं गिलास में डाल देता हूँ तो गिलास के आकार का हो जाएगा। तो मतलब धारण करना, ये पानी अलग अलग रूप धारण कर रही है। तो इस पानी का यानी 1 लीटर की धारिता होती है। 1 लीटर जिस पात्र में रहेगा उसका धारण कर लेगा। तो धारिता मतलब 1 लीटर की पानी जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र के साइज को धारण कर लेता है, तो वही धारिता कहलाता है 1 लीटर पानी का। और इस बॉटल में 1 लीटर ही सिर्फ पानी आएगा, तो 1 लीटर इसका आयतन हो गया। इस डब्बे का आयतन क्या हो गया, 1 लीटर हो गया, समझ गए ना आयतन। और तो ये बस आपको संकल्पना देना था। अब आइए घन घनाभ की अवधारणा, उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में जान लेते हैं। घन घनाभ, ठीक है ना। देखिए घन घनाभ क्या होता है, 15वां चैप्टर नंबर 15 घन घनाभ देख लेते हैं क्या होता है और उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। घन में पता है आपको सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है बच्चों, सब बराबर होता है। यहाँ पे भले ना बना हो। तो आयतन क्या हो जाता है घनाभ का, बताओ ये घन है। घन में आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, यानी तो बताओगे लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। सब जब बराबर ही होता है तो हम लिख सकते हैं भुजा, सभी भुजा बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो भुजा के पावर 3, ये इसका आयतन हो गया। लेकिन अगर बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठ बताइए इसका,
घन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो इसमें पता है आपको कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ है। 6 पृष्ठ हैं, इस वजह से भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला हो जाता है। अब घनाभ की बात कर लेते हैं। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो सकते हैं या फिर कोई दो बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें लंबाई चौड़ाई सब अलग है, तो इस वजह से इसका वॉल्यूम यानी आयतन जो होगा कितना होता है? आयतन कितना होता है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणे लेंथ इंटू ब्रेथ गुणे ब्रेथ इंटू हाइट गुणे प्लस में, ये सब प्लस है बीच में, प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आ जाता है बच्चों। तो छाप लीजिए, ठीक है। इस पे आधारित क्वेश्चन देगा, जैसे बोल दिया भुजा आपका कितना है? एक भुजा है, एक आपका घन है जिसका भुजा कितना है? 4 है, तो 4 यहाँ पे ला के रख दोगे। बोलेगा वॉल्यूम निकालिए, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 चौका 64 हो जाएगा। बोलेगा संपूर्ण पृष्ठ बताइए इस घन का जिसका भुजा 4 है, तो कहोगे 6 गुणे 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16 छक्का 4 चौके 16 छक्का 6 चाक 36 और 6 दाम में 60, यानी कि 96 हो जाएगा, ठीक है। देख 6 चाक 6 में 3 छक्कम 36 9, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी देगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है। लंबाई है 2, चौड़ाई है आपका 3 और ऊंचाई है आपका 4। तो बताइए आयतन कितना होगा? तो सबका गुणा करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 3 12 दूना 24 आ जाएगा आयतन। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो 2 गुणे 3 करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे प्लस 3 गुणे ऊंचाई 4 और प्लस में 2 गुणे ऊंचाई 4, ठीक है बच्चों। इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए 2 3 6 और 4 3 12, 12 6 18 और 4 दूना 12, देखिए 4 3 12, 4 3 12 और 3 दूना 6 और 4 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 6 26, 26 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा? 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। 52 मीटर स्क्वायर बच्चों। जो भी यूनिट स्क्वायर है तो यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट का क्यूब, क्योंकि घन है तो क्यूब, यूनिट का क्यूब होता है, याद रखना बच्चों। चलिए ये चैप्टर में बस इतना ही था, बस यही आता है आपके पेपर में इस चैप्टर से। चलिए 16वें चैप्टर पे आ जाते हैं, 16 नंबर का। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो मैंने करा रखा है, बस आप उसको करते रहना। अब देखिए वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है। 16वें नंबर चैप्टर में बस ये हमको जानना है, त्रिज्यखंड क्या है और वृत्तखंड क्या है। देखिए ध्यान से, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्तखंड का मतलब बच्चों जो कि जीवा के आधार पर काटा जाए, है ना। और त्रिज्यखंड का मतलब जो त्रिज्या के आधार पर काटा जाए वृत्त को, ठीक है। जैसे ये कोई वृत्त है, वृत्त को अगर यह सेंटर होता है त्रिज्या, ये त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या के आधार पर हमने काट दिया, तो यह जो पोर्शन है इसका ना, यह लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। तो आपसे बना के पूछ सकता है, बताओ लघु त्रिज्यखंड कौन सा है। और ये जो ऊपर वाला बच गया ना, ये वाला पूरा का पूरा, यह है दीर्घ वृत्तखंड, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। अब वृत्तखंड की बात करता है तो वृत्तखंड में यह व्यास है, सॉरी व्यास नहीं मतलब कि जीवा, यह जीवा है। तो जीवा के आधार पे काटा गया जो होता है वो हमारा वृत्तखंड कहलाता है। तो यह हमारा क्या होगा? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और जो यह होता है ना, यह दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो यह बात भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। जो जीवा के आधार पर कटा रहेगा उसे बोलेंगे वृत्तखंड, जो त्रिज्या के आधार पर कटा रहेगा उसे बोलेंगे त्रिज्यखंड। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देगा ABCD करके, इसमें तो बताना होगा कौन सा त्रिज्यखंड है कौन सा वृत्तखंड है। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया है नेट का। 17वां नंबर चैप्टर देखते हैं बच्चों। कोड के बारे में समझना है, वृत्त कोड, वृत्तखंड के कोड, वृत्तखंड के कोड। देखिए अर्धवृत्त का कोड, देखिए अर्धवृत्त पे बना गया कोई भी कोण बच्चों, अर्धवृत्त पे बना गया कोई कोण। नेक्स्ट चैप्टर है अर्धवृत्त पे बना गया कोई भी कोण होता है जो ना, अगर ये अर्धवृत्त पे बना है तो याद रखना ये हमेशा 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगा। कितना? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यह सेंटर आपका वो है, समझ में आ गया ना। और एक चीज़ और याद रखना बच्चों, क्रियाकलाप में जैसे हम बात करें पूरा वृत्त है तो एक ही बेस से, जैसे मैं एक ही बेस की बात करता हूँ, एक ही बेस से सेंटर पर, एक ही बेस से याद रखना, एक ही बेस से सेंटर पर बनाया गया कोण जो होगा वह हमेशा और हमेशा दोगुना होगा एक ही बेस वाला जो सरकमफ्रेंस पे कोण होगा, θ/2 होगा। अगर यह थीटा अगर मान लीजिए 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? 15 डिग्री होगा, यह 15 डिग्री होगा। यह याद रखना है आपको, ठीक है। अगर
अगर बच्चों चक्री चतुर्भुज की बात किया जाए तो चक्री चतुर्भुज याद रखना हमेशा जो कार्नर होगा उसका जो कोना होगा वो कहाँ मिलेगा, वो कोना जो है हमें फिर सरकमफ्रेंस पे मिलेगा, वृत्त के परिधि पर मिलेगा हमेशा। और ऐसे मत कर देना बच्चों, ऐसे मत कर देना। और चक्री चतुर्भुज में एक चीज़ और याद रखना, आमने सामने की जो भुज कोण होती है, आमने सामने जैसे ए और कोण बी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और यह सी और यह डी, सी और डी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यह बात याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए बस पढ़ते चलिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको देखते चलिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिएगा अब देखिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, यह वाला, यह मान लीजिए आपका ऐसे दिया है, तो आप इसको कभी भी चक्री चतुर्भुज नहीं समझेंगे, क्योंकि इसका एक भुजा जो है बच्चों ना यहाँ पर है, एक भुजा यहाँ पर है, एक भुजा कहाँ पे है। बस बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त होगा, अभी बस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देखो ध्यान से, 18वां चैप्टर चल रहा है, 18 के बाद 19वां है, रेखा रेखाखंड है, फिर वृत्त है। तो इसमें देखिए ये क्या बच्चों आपका यहाँ पर है, हमने बोला था चक्री चतुर्भुज में वही होगा चक्री चतुर्भुज जब सरकमफ्रेंस पे उसका पॉइंट होगा, तो ये तो यहाँ पे है, तो यानी कि यह तो चक्री चतुर्भुज नहीं है। तो याद रखना आपसे इस क्वेश्चन में बोलेगा यह वाला कोण बता दो, यह वाला कोण बता दो। तो कैसे बताओगे बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐसे चक्री चतुर्भुज ले जाना होगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे कि अगर आपको बोल दिया है यह है हमारा 60 डिग्री कोण है, तो बताओ इसमें यक्स का वैल्यू बताओ, यक्स का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो आपको करना क्या होगा, अगर ये 60 है तो आपको पता है यहाँ से जो आपने ऐसे खींचा हुआ है तो ये सेम बेस पर है, ध्यान से देखिएगा, ये सेम बेस पे है। इसी बेस से ये वाला, अगर इसको इरेज कर दूँ 1 मिनट के लिए, तो इसी बेस से देखो ये वाला भी कोण है, इसी बेस से सेम बेस से ये वाला भी कोण है, यानी ये 60 है तो ये इसका आधा 30 होगा। इसको लिख कर हमने बताया हुआ है बच्चों, अगर ये 60 है तो ये 30 है, कैसे लिखना है सब मैंने प्रॉपर वे में बता रखा है, उसको आप देख लीजिए वीडियो को। यानी 60 का आधा 30 हो गया। अब आपको पता है आमने सामने चक्री चतुर्भुज में क्या होता है भाई, कितना होता है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर ऐसे बना है और ऐसे ही तो बना है, बीच वाला मैंने इरेज कर दिया ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा। तो अगर ये 30 है तो आमने सामने का मैंने बताया तो अभी 180 होता है चक्री चतुर्भुज में, तो 180 में से 30 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 150, यानी कि ये वाला एक्स की वैल्यू आ जाएगा 150। बताओ क्लियर है। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपके एग्जाम में, निश्चित बनेगा। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा और आप हैरान हो जाएंगे क्वेश्चन देख के। आपसे बोलेगा कि आप बता दो इसका वैल्यू बता दो, इसका मान बता दो एक्स का। तो याद रखना हमेशा और हमेशा बच्चों, ये वाला कोड अगर दिया है आपको 60 या 70 या कुछ भी दिया हो, आपसे ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, वही काम फिर से करना है हमें। अगर ये 60 है बच्चों, ये 60 है तो इसी, अगर देखेंगे ये वाला बेस से, सेम बेस से ये 60 है तो ये वाला भी तो उसी आधार पे बना है, सेम आधार पे है, तो यानी यह 30 का होगा। 60 का आधा 30। अब यह 30 है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब यह 30 है तो इसके सामने देखिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी मुझे, जब ये 60 है, यह हमें पता है 60 है, तो यहाँ से एक त्रिभुज हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ऐसे रहने दीजिए पहले। देखिए बच्चों ये 30 है तो 30 के सामने क्या होगा यहाँ पर भाई, 180 माइनस 30 करेंगे 150 होगा। 150 और 60, यह पूरा का पूरा हमारा क्या बन रहा है, यह पूरा का पूरा हमारा क्या बन रहा है बच्चों, यह एक चतुर्भुज तो बन रहा है। और किसी भी चतुर्भुज में सारा का सारा कोण मिलाकर 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं बनता है, तो याद रखना बच्चों। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ से एक बेस खींचता हूँ, एक बेस ऐसे खींचता हूँ, तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि एक ही बेस पे है, इस वजह से। क्योंकि यह त्रिज्या देखिए, किसी भी त्रिभुज की अगर 2 भुजा बराबर होती है, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है, तो उस पर बने हुए ट्रायंगल का मान, मतलब कि कोण का मान भी बराबर होता है, कोण का मान भी बराबर होता है एक बेस से। यानी कि जो यक्स होगा यह वाला, वही यक्स यहाँ पे होगा, यानी कि यह दोनों आधा आधा होगा। अगर मैं देखूँ 150 और 60 को जोड़ूँ, 150 प्लस में 60 और प्लस में यक्स प्लस में यक्स, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर है, बराबर 360 आना चाहिए। तो देखो 60 और 150 जब जोड़ेंगे तो 210 होगा, प्लस में 2x बराबर 360, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 210, तो कितना होगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो 2x बराबर 150, तो x बराबर कितना होगा 150 बटे 2, यानी कि 75 डिग्री। तो यह 75 डिग्री होगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 डिग्री होगा। तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, अगला चैप्टर। फिर वृत्त के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, बस कहानी खत्म। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए रेखा क्या होता है बच्चों। रेखा, यह रेखाखंड है जो आगे बढ़ता चला जाए। और रेखा क्या होता है, यह होता है रेखा। बिंदु क्या होता है, बिंदु एक बिंदु जिसकी शेप और साइज कुछ नहीं होता है,
जिसका आकार नहीं होता वो निराकार होता है, ठीक है ना। और रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, या फिर रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चों, मतलब कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो एक तरह से डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है, रेखा कहलाता है, ठीक है। अब वृत्त देखिए, ये वृत्त है, वृत्त में एक केंद्र होता है, इस केंद्र से जाने वाली लाइन को हम कहते हैं क्या, व्यास कहते हैं, व्यास यानी कि डी कहते हैं। इस डी का आधा ये क्या होता है, त्रिज्या। इसमें कितने हमारे व्यास बन सकते हैं, इनफाइनाइट व्यास बन सकते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, अनंत व्यास बन सकते हैं एक वृत्त में। एक वृत्त में त्रिज्या कितनी बन सकती है, अनंत बन सकती है, याद रखना। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। और इसमें छेदक लाइन क्या होता है, जो किसी भी वृत्त को आर पार ऐसे छेद दे, आर पार चला जाए, उसे कहते हैं छेदक लाइन, याद रखना बच्चों। यह छेदक लाइन है। और जो किसी वृत्त के दो पॉइंट को टच करते हुए बस अंदर का अंदर ही रह जाए, उसे कहते हैं क्या हम लोग, जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो किसी वृत्त का सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो उसका व्यास होता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर त्रिज्या होता है, पाई का मान 22/7 भी हो सकता है, 3.14 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बताना जरा। और इसके बाद बच्चों यह हो गया। और इसका अगर सरकमफ्रेंस देखें, परिधि देखें कितना होता है, तो 2πr होता है। यह सारी की सारी बात थी, आप समझ गए हो तो अच्छा है। अब आपसे पूछता है किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा अगर एक बिंदु से होकर जा रही है, तो बताओ स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जा रही है, किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बताना सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है किसी एक स्पर्श बिंदु पर, ठीक है। किसी एक रेखा पर, किसी एक बिंदु पर, सर्कल के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक, ठीक है। सेवा समाप्त हुआ। यह पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैंने बताया है जो बच्चा शेयर नहीं करेगा उसके सपनों की कसम है। तो शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है। यूपी टेट के सभी लेक्चर आपको देखने हैं, आपके अपने सपनों की कसम है, इसी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। इसके बाद उस प्लेटफॉर्म जो वीडियो देखेंगे उसके नीचे भी देखेंगे, मैक्सिमम बच्चों ने लिखा है सर इस वीडियो को देखकर पेट क्लास कभी नहीं लेना चाहिए। इसको देखकर मैंने 130 नंबर पाया है, 140 नंबर पाया है, 135 नंबर पाया है, 110 नंबर पाया है ना। इस तरह से बच्चे लिखे हैं। तो आप देखिएगा, सभी सब्जेक्ट हमने पढ़ा रखे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे स्टार्ट करूँगा आपको बताऊँगा, इन्फॉर्म करूँगा। आपको ऑल द बेस्ट। पेपर में अच्छा करना है, फोड़ के आना है। धन्यवाद।